नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणं येषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मनाथ बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 17th सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ऋतुचर्या के महत्व को समझना शुरू किया था। आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या को स्वास्थ्य के दो कॉर्नरस्टोन्स माने गए हैं। क्या है ये ऋतुचर्या? यहाँ ऋतु का सामान्य अर्थ मौसम से है और चर्य इसका तात्पर्य आहार और विहार के अनुशासन से है। अर्थात हमारा एक निश्चित मौसम में कैसा भोजन हो और कैसा हमारा विहार हो, इसको पहचानना ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। जो मनुष्य ऋतु के अनुसार अर्थात कौन सी ऋतु में कौन सा आहार विहार अनुकूल है या कौन सा प्रतिकूल है, इसके अनुरूप दिनचर्या को अपनाता है, उसके स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि होती है। ऋतु के बदलने से प्रकृति का वातावरण बदलता है और उसी के आधार से हमारे शरीर की वात, पित्त और कफ प्रकृति में भी काफी परिवर्तन आते हैं। साथ ही हमारा पाचन तंत्र जो है वो सूर्य के प्रकाश पर भी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब वर्षा ऋतु में सूर्य नहीं देखने को मिलता तो और वो हमारे शरीर पे नहीं पहुंचता तो हमारे शरीर में वात अधिक बढ़ जाता है और पाचन शक्ति जिससे कि कम हो जाती है, मंद हो जाती है। इसलिए अगर हम वर्षा ऋतु में गरिष्ठ भोजन के जैसे आहार का आहार ले तो जल्दी उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। इस तरह की कई गुण बातों को हमने पिछली कक्षा में शुरुआत करी, हमें बताना शुरू किया और काफी कुछ आगे हमें समझने को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सर को, साहब जी को टू टेक ओवर एंड स्टार्ट द सेशन। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद आपको। जिस तरह से आपने देखा है हमारा शरीर केंद्र में है और जिस तरह से हमने अपने शरीर की रचना की है तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर के साथ में अब आप क्या देखेंगे, शरीर के साथ में अब आपकी वात प्रकृति कब बढ़ रही है, पित्त प्रकृति कब बढ़ रही है, कफ प्रकृति कब बढ़ रही है। अब इनके साथ में आप ये देखेंगे किस समय कौन सी ऋतु है, किस समय कौन सी ऋतु है। अब उस ऋतु के अंदर जो है आपने जैसे अभी बताया वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के शरीर पर क्या असर पड़ेगी, विंटर सीजन आएगी तब क्या पड़े। अब सूर्य तो वही है, सूर्य तो वही चल रहा है और सूर्य का प्रकाश भी, किरणें भी वही है, लेकिन फिर भी वातावरण के अंदर जो जिस प्रकार का पूरा परिवर्तन आएगा, अब जो जैसा परिवर्तन जिस प्रकार से आएगा
हमारे शरीर पर असर होती है। तो उस समय अब आपने अपनी तरफ से ये देखा है कि अगर वर्षा ऋतु है तो हम अपने शरीर में क्या देखें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो फर्क पड़ने वाला है वो किस पर फर्क पड़ने वाला है सर। अब शरीर भी हमारा एक ही है। आज वर्षा ऋतु है, अब इसके बाद आप चलोगे आगे जागो तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। तो अब ग्रीष्म ऋतु जब आपके सामने आएगी तब शरीर आपका यही रहने वाला है। तो ये जब हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर तो बदलेगा नहीं साहब, शरीर के अंदर की प्रकृतियां बदलेगी। तो जब हम बात प्रकृति में वर्षा ऋतु में और वर्षा ऋतु से चल करके हम ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे तब क्या होगा। अब वर्षा ऋतु के बाद अब आप जाओगे तो वर्षा ऋतु में कब आए आप, कहाँ से आए साहब, इसके पहले भी तो आप थे। अब उसमें से जहाँ से आप आए हो तो ये जो है एक पूरा क्रम चल रहा है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के अंदर जो है वहाँ पर आपको बात आती है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो कब जो है सूर्य उत्तरायण में जाएगा, कब सूर्य दक्षिणायन में जाएगा। दक्षिणायन में जाएगा तब जो है विंटर आ जाएगी, उत्तरायण में जाएगा तब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि। लेकिन ये जो चक्र 12 ही महीने का घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा चलता रहेगा। अब ये चलते चलते इस क्रम के साथ में हमारा शरीर कैसे चलेगा ये पहले देखना है। और हमारे जो ऋषियों ने बताया है, वैद्यों ने पहले अधिकांश रूप से जो है सर्वप्रथम हमारे संधि काल के अंदर बीमारियों का प्रमाण बढ़ता है। तो संधि काल जो है किसका संधि काल, ऋतुओं का संधि काल। अब किस ऋतु के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको ये ख्याल आएगी कि संधि काल कब आता है। प्रत्येक ऋतुओं के बीच के काल के संधि काल, एक ऋतु से दूसरी ऋतु के बीच में जाने का जो काल है वो संधि काल आएगा। तो ऐसे समय में आपको ये देखना है, आप वर्षा ऋतु से जा रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़े समय का ये संधि काल मिलेगा, या इधर आ रहे हो तो वर्षा ऋतु के पहले यहाँ का ये संधि काल आएगा। सबके साथ है, सब ऋतुओं के पहले आपको ये परिस्थिति बरोबर आएगी साहब। तो ये जो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जो जाने का होता है, ख्याल है कि नहीं, अधिकांश लोगों की बीमारियां उसी में हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कोरोना है तो कोरोना किसकी, वसंत ऋतु के काल की है। जिस समय लोगों में कफ वृद्धि का प्रमाण बढ़ेगा, कफ संचय होगा, तब जाकर के ये ऐसे वायरस बैक्टीरिया आकर के आपके कफ में जमा होंगे। तो ये जो है आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कब आप जो है किस तरह से यहाँ पर आपको चलना है। ये ग्रीष्म ऋतु का काल है। अब इसके पहले अगर आप एक थोड़ा सा ये संधि काल और यहाँ से आप चल रहे हो तब वर्षा ऋतु के काल से, अब इधर से आप इधर जा रहे हो, इधर से ये ग्रीष्म काल आ रहा है, फिर आपको इधर से फिर बदलना है। अब ये जो संधि काल आया है आपको सावधानियां इसी काल में रखनी है। तो ये जो है संधि काल के रूप में गिना जाएगा। अधिकांश लोगों क्यों, जैसे हमको पहले तो हमारे वैद्य ऋषि मुनि और हमारी दादी माँ जी माता जी वगैरह वो सब क्या जानकार थे, तो घर में तुरंत आहार पानी बदल देते थे, घर के अंदर ही प्रकृतियां बदल दे जाती थी। लेकिन अब आज क्या हो गया, चाय कॉफी 12 ही महीने चाय कॉफी, 365 दिन ही यही चल रहा है सर। अब कोई इसमें कुछ भी बदल करने को तैयार नहीं है, आदतों से लाचार हो गए हम। तो ये सोचिए कि हाँ जी अब ग्रीष्म काल आ गया, अब भूल से भी चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो फिर वापिस जो है इसके कारण फिर तकलीफ होगी। क्या होगी साहब, तो ग्रीष्म काल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला जो होता है वो पित्त प्रकोप है। अब ये पित्त प्रकोप आपको एसिडिटी कराएगी, जलन कराएगी साहब।
ग्रीष्म काल वैसे गर्मियों का प्रमाण है। तो हमको जो है ग्रीष्म ऋतु के सामने शरीर को कैसा तैयार करना है वो देखना था, ख्याल आया। अब वो आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर और तकलीफ हो। इधर वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के अंदर क्या बढ़ेगा साहब, इसमें वात बढ़ने वाली है। अभी आपने जैसे स्मिता बहन जी बताया कि भाई वर्षा ऋतु में गरिष्ठ भोजन नहीं करते। इधर क्या हो गया, सूर्य की किरणें कम हो गई, सूर्य का तेज प्रमाण घट गया। अब उसके कारण आपके शरीर के अंदर इतना जल्दी पाचन नहीं होगा जाके लेके। तो ये जो है क्या होगा, वात प्रकोप जब बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है वायु, आप ये मत सोचिए कि बाहर का वायु आके शरीर में घुस जाता है, ऐसा मत सोचना। शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर वायु कोई आके बाहर से नहीं घुस जाता है, लेकिन हमने जो आहार लिया है, भोजन लिया है, वो पचा कि नहीं पचा, उसमें से वायु बढ़ेगा। वो वायु जो है आपके फिर रस में से रक्त में से जाकर अस्थि तक भी पहुंच जाए, तब गाउट, साइटिका, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां बढ़ती हैं। आप ये मत सोचिए कि बाहर का वायु घुस गया, लेकिन अब जिनको गाउट, साइटिका हो चुका है, रूमेटिज्म चल रहा है, वात प्रकृति के अंदर रोग बीमारियां बढ़ी है, और फिर भी उनको एसी लेना है, या फिर भी उनको पंखे की हवा के नीचे सोना है, या फिर भी उनको कूलर के सामने ले सोना है, रहना है, तो उनका रोग 10 गुना और बढ़ेगा। दोनों तरफ से अब लोगों को ये ख्याल नहीं है, रूमेटिज्म चल रहा है, बरसों बीत गए, गोलियां भी खा रहे हैं, पेन किलर भी खा रहे हैं, लेकिन एसी तो छोड़ेंगे ही नहीं, फैन पंखा वगैरह तो छोड़ेंगे ही नहीं साहब। नहीं नहीं, इसके बिना तो हमको चलता ही नहीं है। घर में एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में जाए तो वहाँ एसी है। एक भाई साहब हमको मिले थे बम्बई में, बोले मेरे को तो बरसों से, इतने बरसों से सर्दी खांसी कब है, इतनी सर्दी खांसी कब है, मैं तो कभी बिना सर्दी खांसी कब कर आई नहीं, और हमेशा से डॉक्टरों की दवा खा रहे। अब मैंने उनको पूछा कि भाई साहब डॉक्टरों की दवा को कितना बिल पड़ गया, कितना बिल पड़ गया। महाराज साहब अब डॉक्टर भी घर के हो गए हैं, मैं भी डॉक्टर का क्लाइंट बन गया हूँ परमानेंट, तो अब ये तो मरने के साथ ही जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं, आप जो है फैन चला रहे हो, एसी चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, कूलर में एसी में रहते हो, कैसे करते हो क्या, वो तो महाराज भी उसके बिना तो कभी चलता ही नहीं। मैंने कहा बंद करके देखो 10 दिन, 1-2 सप्ताह के लिए बंद करके बाहर आ जाओ उसमें से बिल्कुल नेचुरल के अंदर। नहीं नहीं महाराज ये तो नहीं जमेगा, अभी डॉक्टर ने तो जिंदगी में कभी नहाने का, और आप क्यों कहते हो। अब ये क्या करना, दवाइयाँ खाते रहना और कोई पथ्य पालना नहीं। पथ्य पालना है, ध्यान रखिए, पथ्य में आहार का भी पथ्य होता है, हवा पानी का भी पथ्य होता है, ऋतुओं के अनुरूपता का भी पथ्य आता है, और ऐसे कृत्रिम निमित्तों का भी पथ्य आता है। लेकिन अब लोगों को सुविधा इतनी चाहिए तो वो पथ्य के बिना ही अपनी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हमको कोई पथ्य पालना ना पड़े, क्योंकि पथ्य पालना मतलब रिस्ट्रिक्शन है। अब रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ गए तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, फिर दोष किसको देंगे साहब। डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, वैद्यों की तो दवाई कुछ असरकारक नहीं होती, आयुर्वेद में तो ऐसा होता है, आयुर्वेद में तो कुछ असर ही नहीं करती है साहब। लोगों की ये मान्यता बनती जा रही है, और फटाक से डॉक्टरों के उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। डॉक्टर पहले ही समझ रहे भाई ये पथ्य होते तो कुछ पालने ही वाले नहीं है। कोई डॉक्टर किसी को ब्लड प्रेशर हाई भी हो तो नमक के लिए ना नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं आप कुछ भी खाओ, गोली खाओ बस हमारी, और कुछ नहीं साहब। ये जो तकलीफें आज आ रही हैं तो वो रोग भी तो नहीं मिट रहे, रोग भी तो दबे रह जाते हैं, बरसों तक रोग दबे रहेंगे, बरसों तक आप गोलियां खाते रहेंगे। और डॉक्टर ने पॉलिसी बना ली है, भाई ब्लड प्रेशर है पूरी जिंदगी गोली खाओ, थायराइड है पूरी जिंदगी गोली खाओ, कोलेस्ट्रॉल है पूरी जिंदगी गोली खाओ, एसिडिटी है पूरी जिंदगी गोली खाओ। ये क्या तरीका है भाई साहब, क्यों एसिडिटी के अंदर पूरी जिंदगी गोलियां खाए। और गोलियां कौन सी है, वो केमिकल वाली है, वो आपके शरीर में विकृति करेगी।
इसीलिए ब्लड प्रेशर की गोली भी कैंसर करती, इसीलिए थायराइड की भी गोलियां कैंसर करती, इसीलिए एसिडिटी की गोलियां कैंसर करती, इसीलिए ब्लड डायबिटीज की गोलियां कैंसर करती। अब ये कोई समझने कोई तैयार नहीं है। एलोपैथी की परिस्थिति तो ये है, ये रहने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या सोचना है? ऋतु परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है, ऋतुओं का परिवर्तन प्रकृति के अधीन है और ये सूर्य चंद्र का क्रम है, चलता रहेगा। आज से नहीं चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, भविष्य के अनंत काल तक चलता रहेगा। मनुष्यों को सबसे पहले मेमोरी में सेटिंग है, उसके आधार पर आहार नहीं करना है। जब ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, आप भी अपनी हैबिट में परिवर्तन करो। ऋतुओं में बदलाव आ रहा है, आप भी अपने आहार पानी में बदलाव लाओ, तुरंत फर्क पड़ेगा। इधर देखिए, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में वातनाशक पदार्थ हमारे लिए कौन से बन सकते हैं? वातनाशक पदार्थ होने चाहिए। वर्षा ऋतु के लक्षण को समझ करके लेना है हमको। तो वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र के अंदर सबसे बढ़िया अच्छा बता दिया, सैंधव, सैंधा नमक, वो सबसे बढ़िया अच्छा वातनाशक गुण वाला है। ये गुणधर्म को पहचान कर हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने या इन वैद्यों ने जो है ऐसे पदार्थों को ढूंढ के निकाला है। लेकिन आज के जो जमाने के जो खार हैं, नमक है, टाटा सॉल्ट है या अन्य सॉल्ट आपने जो लिए हैं, उसके अंदर ये वातनाशकता का गुण नहीं है। आप मेडिकल साइंस में जाकर के सैंधव की प्रॉपर्टी देखिए तो आपको करीब करीब उसके अंदर 70-80 प्रॉपर्टीज मिल रही है। इतनी प्रॉपर्टी जो सैंधव में है, मात्र नश भोजन को जो है क्षार बनाने इतना ही नहीं है, लेकिन आपके शरीर की वात को भी नाश करने का गुण है। अब वातनाशक ऐसे कौन कौन से पदार्थ आप जोड़ सकते हो, वो आप देखिए। अब किसके अंदर वात का नाशक गुण है, ऐसे वातनाशक पदार्थ आप जिसको मिल रहा है और जो आपकी वर्षा ऋतु के सामने लड़ सके और आपके पाचन को अच्छा बना सके, वैसा पदार्थ अजवाइन है, सबसे बढ़िया अच्छा। ये जो है अजवाइन पदार्थ आया, ये मैंने आपको बताया, सिंधव पदार्थ आया। ये जीरा जो है आपके सामने आया, ये सौंफ आपके बहुत अच्छी है, समझे। ये इधर हरड़े जो है वो आपके साथ में बहुत अच्छी है, ये मेथी आपके साथ में अच्छी है, ये काला नमक आपका बहुत अच्छा है। अब ये जो सारे पदार्थ आप इकट्ठे करो, क्या लाए, ये पदार्थ जितने इकट्ठे करते जाओगे वो आपके लिए इधर जो है बहुत अच्छा काम करने वाला है और इधर जो है वो इसके साथ में जोड़ेगा आपको। अब इसके साथ में आपने और क्या जे, आप इलायची को ले लीजिए, आप इसके साथ में दालचीनी को ले लीजिए, आप इसके सामने सूंठ को ले लीजिए। ये पदार्थ जो है ये आपके लिए कितने उपयोगी पड़ेंगे, ये वर्षा ऋतु का ये सारे ही पदार्थ। अब इनको आप रसोई बनाते समय मसाले में डालो या इकट्ठे करके भोजन करते समय खाओ या पहले खाओ या बाद में खाओ। ये देखिए इसके अंदर जितने पदार्थ, ये हींग जो है, हींग बहुत अच्छी एक दवाई है, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन हमने मसाले के रूप में कर लिया। ये सब मसाले के रूप में आ गई, सब दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद के हिसाब से बढ़िया अच्छी औषधियाँ हैं। लेकिन अब इनके अंदर आयुर्वेद शास्त्रकारों ने क्या बताया, सूंठ आपको जो है ग्रीष्म ऋतु में नहीं खानी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, समझे कि नहीं, इतनी सारी वस्तुएं यहाँ पर इकट्ठे की है। अब इन सब के गुणधर्म क्या है, इनकी प्रकृति, इधर देखिए पहले वस्तुओं की प्रकृति। वर्षा ऋतु की प्रकृति तो हमने समझ ली, वर्षा ऋतु वात वर्धक है, ये नियम बन गया। ग्रीष्म ऋतु पित्त वर्धक है, ये नियम बन गया।
और विंटर जिसको हम सर्दी ठंडी बोलते हैं वो कफवर्धक है। तीन तो ऋतुएं हैं। अब इन तीनों ऋतुओं के साथ में आपने बरोबर अगर बैठा दी तो ये जो है ये हम यहाँ पर लिखते हैं कौन सी, ये ठंडी की ऋतु सी। तो ये विंटर की ऋतु जो है ये जब आती है, अब ये आपको स्वाभाविक रूप से कफ वृद्धि करेगा। अब इनके भी बीच में इनका भी जो है वो भी तो टाइम है। अब इसकी भी संधि ऋतु बीच में आएगी, इधर आपको ये संधि ऋतु बीच में आएगी, इधर ये आपको संधि ऋतु बीच में आएगी। बिल्कुल सही बात है। अब ग्रीष्म ऋतु आई तो वहां पर आपको देखिए क्या करना है। जैसे वैद्यों ने अच्छी तरह से बताया, गुड़ गर्म पड़ेगा, लेकिन गुड़ को सुबह से पानी में भिगो के रखोगे, गुड़ का पानी ठंडा। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप पित्त कारक चाय कॉफी मत पीजिए। सुबह सुबह आप जो है गुड़ का पानी का ग्लास बना लो, इतना सा टुकड़ा होना चाहिए, एक पानी में भिगो के रख दो। बस इसमें से आप थोड़ा सा जीरा सौंफ डाल दो, धनिया डाल दो, हो गया काम आपका। जिनकी भी पित्त प्रकृति है और ग्रीष्म पित्त कारक है, अब दोनों सामने से इकट्ठे हो रहे हैं, समझे कि नहीं? तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा शरीर संभालना है। मैं बाहर जाकर के टेम्परेचर गर्म को परसेंटेज नहीं घटा सकता हूँ। अब इस समय एट प्रेजेंट कहीं पर 40 डिग्री है, कहीं 42 डिग्री है, कहीं 45 डिग्री है, कहीं जाकर के 48 डिग्री है। टेम्परेचर सब जगह पर अलग अलग है राज्यों में। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपके हाथ में नहीं है बाहर जाकर के गर्मी को जो है घटाना। और ये एसी लगाकर, फैन लगाकर, कूलर लगाकर, ये हमारी आर्टिफिशियल लाइफ है। तो कृत्रिमता से आप करने जाओगे, वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे ही करेंगे। इतनी गर्मी की सीजन है तो लोग मूर्ख बनते हैं, फ्रिज खोल दिया, पानी की बोतल पी लो। फटाक से फ्रिज में पानी की बोतलें भर भर के रखते हैं लोग, एक साथ में 10-20 बोतलें भर के रखते हैं। फटाक से फ्रिज खोल दिया, ठंडा पानी निकाल के पी लिया। वो समझते हैं हाँ इस गर्मी के अंदर हमको अच्छी ठंडी लगे। इतनी भारी गर्मी के अंदर जो है हमारा तो बहुत अच्छा फायदा। भाई साहब, बड़ा नुकसान किया आपने, बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया आपने शरीर का। ये हमारी समझ नहीं है। और हमने इस प्रकार का जो है फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पिया। पहली बात तो सबको ये सोचना है कि आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना है, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन जीना है साहब। तो प्राकृतिक जीवन के अंदर प्रकृति के अनुरूप जीवन। प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि आप कब अपनी तरह से प्रकृति के अनुरूप कैसा जीवन जी रहे हो, आपको ये देखना है। प्रकृति तो बदलने वाली है। अभी हम यहाँ पर 3 ही ऋतु ले रहे हैं। अब इसके साथ 2-2 महीने की करके जोड़ेंगे तब 4 ऋतु आएंगे, ये 6 ऋतु बनेगी साहब। बीच की ऋतु जिसको हम, मैंने अभी पहले वसंत ऋतु का, शिशिर ऋतु का, हेमंत ऋतु का, ये बीच की ऋतुएं हैं। तो इतना अच्छा डिटेल में सारा कैलकुलेशन करके हमारे हजारों साल पहले से महात्माओं ने ऐसा ज्ञान दिया है। अब सोचिए 3000 साल के पहले वाग्भट्ट ऋषि के पास कौन सी लेबोरेटरी थी साहब? 3000 वर्षों के पहले ऋषि मुनियों के पास कौन सी लेबोरेटरी थी? चरक ऋषि और धन्वंतरी के पास में 4-4, 5-5 हजार वर्षों पहले कौन सी लैब थे? लेकिन उस समय उन्होंने जीरा, अब जीरा स्वयं जो है कैसा है, मैंने अभी आपको कहा गुड़ स्वयं गर्म है, लेकिन गुड़ का पानी बनोकर भिगो के रखें तो वो ठंडा है। ये बात आई। अब ये सारे ऐसे जो है, अभी हमने यहाँ एक लिस्ट किया है, अब इस लिस्ट के साथ जोड़ दिए आप और अच्छी तरह से इस लिस्ट को आप बनाइए, समझे कि नहीं? तो घर में ही बना के रख लो ना। ये जो है मैंने यहाँ पर लिखा, ये काली मिर्च है सब, ब्लैक पीपर आप बोलते हो ना, ये है। इसके साथ पिपली जिसको बोलते हैं, पीपर, वो भी इसी के साथ जुड़ती है सब। ये पीपर हमने इसको साथ में जोड़ी।
अब अगर आपने कॉम्बिनेशन बना लिया सूंठ, काली मिर्च और पीपर, इन तीनों को साथ में मिला करके आपने लिया, समझा। किसी ने 3 के बजाय 5 वस्तु ली, किसी ने 5 के साथ 7 वस्तु ली, किसी ने 8 वस्तु, 9 वस्तु, 10 वस्तु। अब उसमें से आपके शरीर की प्रकृति के अनुरूप कौन सी कम ज्यादा करनी है। अब किसी को कोई बोलता है अजवाइन तो हमको अनुकूल नहीं आता, नहीं अजवाइन के, अब कई लोगों को या तो कई बार जो है एक एलर्जी रहती है, कई लोगों को मेंटल हैबिट के अंदर कुछ प्रश्न रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं भाई साहब। अब इन्होंने वर्षा ऋतु के हिसाब से पथ्य अपथ्य का लिस्ट बनाया, ख्याल आया आपको। वर्षा ऋतु के हिसाब से पथ्य अपथ्य का लिस्ट बनाकर सैकड़ों वस्तुएं जोड़ दी। चलिए अब आपको जो है आपकी प्रकृति को देखिए, आपकी प्रकृति सिर्फ वात प्रकृति है या वात पित्त की है या वात कफ की है या पित्त वात की है या पित्त कफ की है। पहले अपनी प्रकृति का निदान करना है और फिर यहाँ पर ये वर्षा ऋतु के कारण की प्रकृति हमारे अंदर जो परिवर्तन होना है वो इसका होना है, वायु का होना है। अब देखिए किसी के भी वात प्रकृति कारक रोग जो है वो वर्षा ऋतु में बढ़ते हैं। आपने देखा होगा शायद मैक्सिमम हार्ट अटैक जो आते हैं, जो कि हार्ट अटैक वायु का प्रकोप है, वो वर्षा ऋतु में ज्यादा आएंगे। ऐसे कई बीमारियां अलग अलग प्रकार की है, लेकिन स्किन डिजीज वगैरह जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा बढ़ते हैं, समझे कि नहीं। क्यों बढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अब वहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप जोड़िए तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा आपको। तो ऋतुचर्या एक बहुत अच्छा विभाग है पूरे शास्त्रों के अंदर। ऋतुचर्या का विभाग जो है बहुत अच्छा है। एक एक चैप्टर है ना आयुर्वेद के शास्त्र में, ग्रंथों के अंदर जो बहुत सारे चैप्टर है। केवल ये मत समझिए आप आयुर्वेद शास्त्र का ये मतलब समझिए कि नहीं खाली दवाइयाँ लेने का शास्त्र है। जी नहीं साहब, आप जैसा एलोपैथी है वैसा आयुर्वेद शास्त्र नहीं है। ये तो आयुर्वेद, अपने जीवन को जानो, अपने आयुष्य को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हो। बड़े पुण्य योग से मनुष्य का इतना ऊंचा जन्म लिया है, तो आप ध्यान रखिए, बात इतनी सी है। अब आपने पशु पक्षियों को भी तो देखा है, तो पशु पक्षी किस तरह से अपनी तरह से जो है वो ऋतुओं के हिसाब से अपना जीवन बदल लेते हैं। उनको क्यों नहीं कोई बीमारियां, हमारे जितनी हमारे जैसे बीमारियां उनको क्यों नहीं होती है। इतनी बीमारियां हमारे जैसी, आपने भी तो देखा होगा ना। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर हम एक एक ऋतु का हिसाब निकालने बैठे, प्रत्येक ऋतु के अंदर, प्रत्येक ऋतु के गुणधर्म, प्रत्येक ऋतु के अंदर क्या क्या परिवर्तन, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, तो ये हमको यहाँ पर लेना है। अब ये मैंने अभी यहाँ पर 10-20 नाम लिखे हैं, अब उस ऐसे 50 नाम का लिस्ट है, ख्याल आया। अब उसमें से आपको आपकी प्रकृति के लिए कौन सा अनुकूल आ रहा है, आपकी प्रकृति को कौन सा इसमें सुधार सकता है। अब लोगों को, किसी को अगर पित्त प्रकोप एसिडिटी है और उनको बोले कि अजवाइन लो, नहीं साहब ये तो उल्टा हो जाता है, अजवाइन से तो और पित्त बढ़ जाता है, ऐसा नहीं करना है हमको। अरे भाई साहब, आयुर्वेद शास्त्र के गुणधर्म बताने के लिए उन्होंने अजवाइन गर्म होते हुए भी पित्तनाशक बताया। पहले तो एसिडिटी के कारण तो समझ लो। अजीर्ण होकर के जो खुराक नहीं पचा है, जो अंदर सड़ रहा है, वो एसिडिटी बढ़ा रहा है। एक एसिडिटी का प्रकार ये है, ख्याल आया आपको। अब दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, अलग अलग बहुत मिल जाएंगे आपको, समझे कि नहीं। तो वो कौन से मिलने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमने अजवाइन का उपयोग करना है, चलिए साहब अजवाइन थोड़ा रख करके 20%, 30% अजवाइन रख करके 30% जीरा, 30% सौंफ, 30% धनिया, चलो ये कॉम्बिनेशन लेकर के देख लो तो भी आपकी एसिडिटी। लेकिन इन सब के पहले अगर हम ये समझ लें तो कैसे होगा। इन सब के साथ में पहले अपना
एक उपवास कर लिया जाए। एक उपवास करने से शरीर की आंतों को आराम मिल गया साहब, और फिर जो है मल जा कर के आपकी बड़ी आंत में संचय हो जाएगा। फिर आप पारना के अंदर जो है आप गुड़ के पानी में अगर ये मिला करके लेते हैं तो पित्तज जो प्रकोप है वो आपका बिल्कुल प्रकृति ही बदलती जाएगी, घटता जाएगा, घटता जाएगा। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये किसका कॉम्बिनेशन? हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, एक व्यक्ति के लिए जो फॉर्मूला है वो दूसरे के लिए काम आए या ना आए। ख्याल है, ये नहीं सोचना है कि हमारा ये हमको पित्त के लिए बता दी, ये वायु के लिए बता दी है तो सबके लिए वही चलेगा, ऐसा नहीं है। सबके सामने वाले की प्रकृति देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 3 बात आपको देखनी है, ऋतु, घटक वस्तु और व्यक्ति। व्यक्ति की प्रकृति देखिए, घटक वस्तु के गुणधर्मों को देखिए और ऋतु के अंदर देखिए। ख्याल आया आपको? तो हमेशा जो है आपको योग्य रीत से कोई भी वैद्य समझाएगा, एक काम करिए आप थोड़े दिन ये दवाई लो, थोड़े दिन ये लो, आप देखो क्या असर होती है, कितनी असर होती है, उसके बाद में हम इसके अंदर परिवर्तन करेंगे। वो क्यों परिवर्तन करते हैं वैद्य, घटक क्यों बदलते हैं उसके अंदर? तो वो क्या है कि भाई देखो, एक ऋतु चल रही है, एक ऋतु अगर 2 महीने की हो गई तो 2 महीने में से 1.5 महीने चलेगी, बाकी के 15 दिन संधि ऋतु में जाएगी, तब तीसरी ऋतु आ जाएगी सामने। तो आपको परिवर्तन करना है। जैसे कि अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट ऋषि जी कह रहे हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हो, अच्छी से अच्छी दवाई, वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2-2.5 महीने 3 महीने तक लेनी है, बाद में उसको भी छोड़नी है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग ऐसे हैबिचुअल हो गए कि 365 ही दिन दवाई तो खानी ही खानी है, वही दवाई खानी है, वही दवाई खानी है, वही दवाई चलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ब्लड प्रेशर बीपी की दवाई चल रही है, साल भर में एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। और कब से चल रही है? कोई बोलता है 10 साल से, कोई बोलता है 15 साल से, कोई बोलता है 20 साल से। ये क्या नाटक है? ये कैसा नाटक है भाई साहब? ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, आप टाटा सॉल्ट या बाहर के दूसरे कोई भी सॉल्ट खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सिंधा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर घटेगा, बढ़ेगा नहीं, आपका नॉर्मल रहेगा। ये हमको समझना है। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी वस्तु की अति नहीं की जाती है, ये बात सही है, अति प्रमाण नहीं सही। सबको सबसे पहले इतना जरूर समझ लेना चाहिए, हमको नमक का प्रमाण घटाना ही है, किसी भी हालत में नमक का प्रमाण घटाना ही है। नंबर 2, किसी भी हालत में सिंधा नमक के सिवाय दूसरा नमक घर में आना ही नहीं चाहिए। कोई भी हो, ख्याल है, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने घरों में शुद्ध सिंधा नमक से ही आहार रसोई बनानी है। मैं फिर आपको कहता हूं कि मैं नमक का विषय लूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। सिंधा नमक भी, जो सिंधा नमक नाम क्यों पड़ा है स्मिता जी, आप जानते हैं? सब जी। सिंध देश है ना पाकिस्तान में, जी जी जी। सिंध देश है वहां पर, और सिंध देश का जो भाग है वहां पर इसके पहाड़ है, पहाड़ के पहाड़ है, जमीन के अंदर भी है, ऊपर भी है। तो ये वहां से तोड़ तोड़ करके जो पत्थर लाते हैं वो ओरिजिनल सिंधा नमक है। अगर किसी ने ईरान का लाया, दिखता तो उसके जैसा ही, लेकिन वो ईरान वाला पत्थर जहर है, लेकिन उसको भी धड़ल्ले से बेच रहे। कजाकिस्तान का एक आता है, वो भी बिल्कुल दिखाई तो देगा सेम इसके जैसा ही, लेकिन वो नुकसान कारक है। एक ही सिंधा नमक का जो है उपयोग होता है। इसलिए आप आयुर्वेद शास्त्र के कोई भी ग्रंथ को उठाओ, धन्वंतरी जी का ग्रंथ लो, या वाग्भट्ट जी का ग्रंथ लो, या चरक संहिता लो, या रसतंत्र सार लो, या आप जो है अष्टांग हृदय लो, सबने सिंधव नमक का प्रयोग किया है। सबने सिंधव शब्द का ही
श्लोकों में, ग्रंथों में, जो उन्होंने श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में ग्रंथों की रचना की है, नमक का नाम आते ही उन्होंने इसी का उपयोग किया है। और वो क्षारीय है, तो आपके पीएच लेवल को अल्कलाइन करेंगे, एसिडिक नहीं करेंगे। और टाटा सॉल्ट लेंगे तो वो आपके पीएच लेवल को अल्कलाइन से एसिडिक करेगा। और आज के काल में, कलयुग में, ये जो बढ़ा है टाटा सॉल्ट का या आयोडाइज सॉल्ट का जो प्रमाण बढ़ा है, इसके कारण एक तरफ ब्लड प्रेशर की बीमारियां, एक तरफ किडनी के प्रॉब्लम, एक तरफ थायराइड के प्रॉब्लम, और आगे चलकर कैंसर के प्रॉब्लम, ये सारे जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका जड़ मूल में अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये जो है सॉल्ट चल रहा है। और दूसरी बात ये हो गई कि सॉल्ट की मात्रा शरीर में 5 ग्राम से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए, उसकी जगह पर आ गई 30%, 35%, 40%। आप जाकर के, अब लोग समझते हैं ग्लूकोज का बिस्किट है या कोई भी बिस्किट है। अरे भाई साहब, बिस्किट में इतने परसेंटेज सॉल्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको बिस्किटों के अंदर 15, 17, 20% तक का सोडियम भरा हुआ है। और लोगों ने आदत बना दी घर में एक मुरमुरे भी जो है वो भी बिना नमक के नहीं खाने। अब लोग समझने को ही तैयार नहीं है, छाछ में भी नमक डालो। अब ये क्या कारण है भाई साहब? जबकि विरुद्ध आहार है, छाछ में नमक डालना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमने तो हमारी जिंदगी में कभी बिना नमक की तो छाछ पी नहीं है साहब। अरे भाई साहब, अब क्या करना? ये ऐसे करेंगे लोग, गुणधर्मों से विरुद्ध चलेंगे, तब परिणाम क्या आएगा? फिर तो बीमारियां बढ़नी ही बढ़नी है। दही में कभी नमक नहीं डाला जाता है, छाछ में नमक कभी नहीं डाला जाता है, दूध के साथ नमक वाली वस्तु खाई नहीं जाती है, दही छाछ के साथ नमक वाली वस्तु खाई नहीं जाती है। लेकिन अब ये कोई समझने को ही तैयार नहीं है, उल्टा चल रहे हैं। तो इसीलिए आज के कलयुग के अंदर ये स्किन डिजीज का प्रमाण बहुत बढ़ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है, स्किन डिजीज के अंदर जो है वो लोग बरसों तक गोलियां खा रहे हैं, ये क्या कारण है? क्या स्किन डिजीज के अंदर बरसों तक गोलियां खानी चाहिए? फिर वो जाकर के शरीर में दूसरा नुकसान कितना करेगी, वो कौन देख रहा है? तो ये हम अगर पहले अपनी तरह से समझने जाए तब हमको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? नहीं तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं आएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर ये जो है प्रमाण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया साहब, आपकी आदतों के कारण कई लोग मानसिक आदतों से लाचार हैं, और मानसिक आदतों की लाचारी हमें जो है और रोगों के अंदर जा करके हमारे शरीर को बिगाड़ने लग जाती है। अब ये कैसे करना चाहिए? अब तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब आपको ये ख्याल आएगा कि पहले वस्तु के गुणधर्मों को समझना बहुत अनिवार्य हो गया है, और वस्तु के गुणधर्मों के अनुरूप जो है, हाँ जी, अब आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र सबके सामने है, तो इसको आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे साहब। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से दिया है कि बीच में सूर्य है, और इधर देखिए ऊपर विषुववृत्त पर लंबवत किरणों का, और नीचे भी विषुववृत्त पर लंबवत किरणें। अब दोनों तरफ समझ लीजिए कि किस तरह से ये चल रहा है चक्र। तो उत्तरायण ऊपर की दिशा है, नीचे चल रहे हैं हम, तब यहाँ पर जो है दक्षिणायन के अंदर आ जाएंगे। अब पृथ्वी की परिक्रमा, हाँ जी, मैं ध्यान रखिए, मैं जैन शास्त्र के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। तो यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि ये जो है 21 मार्च का दिन रात का सर्वथा बराबर हो रहे। इधर देखिए 21 जून को अब 21 जून को जो है एकदम आपको लगेगा कि हाँ सब ग्रीष्म ऋतु की पूर्णता का समय आएगा, और 21 जून के बाद आर्द्रा नक्षत्र जब बैठेगा तब जाकर के वर्षा ऋतु प्रारंभ हो। अब ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है सब, और इसके साथ में आपको ज्योतिष शास्त्र का जो विज्ञान है वो भी साथ में जोड़ना है, तो उससे बरोबर समझ जाएंगे आप।
तो यहाँ जैसे 21 मार्च आएगी उत्तरी ध्रुव के ऊपर, तब उधर दिन रात सर्वत्र बिल्कुल परमाणु में बराबर चलेंगे। इधर आते आते पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा इस तरफ इन्होंने घुमाई है, अब वो ग्रीष्म ऋतु के आएंगे। अब जैसे आज तो 20 मार्च मई चल रही है, एक महीने के बाद 21 जून आएगी, तो अभी हमारे पास एक महीना और गर्मी का दिन है। अभी आजकल क्या हुआ है, ये जो क्लाइमेट चेंज होती जा रही है, समझे कि नहीं, ये क्यों हो रही है? अब ये तो कार्बन का प्रमाण अतिशय बढ़ेगा तो स्वाभाविक ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो जा करके पानी के अंदर प्रमाण बढ़ेगा। परिवर्तन हो रहा है, आप सभी देख रहे हो अच्छी तरह से। अचानक कहाँ पर बाढ़ आ रही है, अचानक कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इस समय बम्बई पुणे आदि के अंदर 42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पर स्थिति ये है। और वहाँ जाकर के आसाम के अंदर बाढ़ आ रही है, बेंगलोर के अंदर जो है बारिश पानी हैवी रेंस है, केरला के अंदर जो है हैवी रेंस है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये हमको ख्याल आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से जब परिवर्तन आप देखेंगे और ऐसे परिवर्तन के अंदर, हाँ, ये जब हमको ख्याल आएगा तब हम समझेंगे कि कहाँ हमको क्या करना है। अब ये चलते चलते आप जब ग्रीष्म ऋतु के 21 जून को क्रॉस करके आप आगे निकलेंगे, फिर चलते चलते आपको सेंटर का आएगा 23 सितंबर को आएगा, और उस समय 23 सितंबर के अंदर दिन रात सर्वत्र बराबर हो जाएंगे। फिर आपको ख्याल आएगा ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है। भले ही इन्होंने सूर्य को केंद्र में मान करके, क्योंकि सूर्य को स्थिर मानते हैं और पृथ्वी की प्रदक्षिणा मान रहे हैं। जैन दर्शन के अंदर उल्टा है कि पृथ्वी केंद्र में स्थिर है और सूर्य चंद्र की होती है। तो ये जो स्थिति आप देखेंगे, अब यही चलते 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 आप जब लास्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको ये ख्याल आएगा। फिर हम लास्ट में जाते जाते दिसंबर तक आएंगे। अब दिसंबर में भी वही चलेगा, सब जगह पर 21-22 तारीख ही सेंटर बनेगी साहब। 21 दिसंबर जब आ जाए या 22 दिसंबर जब आए, तब जो है हम दक्षिण में दिन बड़े होने लग जाएंगे साहब। तो ये परिवर्तन जो सारा आएगा उसमें रहने, ये जो परिवर्तन आएगा, अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि समय किस क्षेत्र के अंदर, ये सब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कब कहाँ पर कैसा आएगा, तो ये परिस्थिति है। तो ये तो होने ही वाला है। अब हमको क्या करना है, ध्यान रखिए, जब जब ऋतु बदलती है हमारा शरीर बदलता है, ऋतुएं बदलती है हमारे शरीर में वात पित्त कफ बदलते हैं, किस ऋतु में किसको क्या तकलीफ आएगी। और जिनका रोग अंदर शरीर से जो अंदर रहेगा, दबा हुआ भी रहेगा, तो वो रोग उस ऋतु में बढ़ेगा। इसलिए कई बार आप खुश हो जाते हैं तो रूमेटिज्म मिट गया साहब, नहीं कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वापस जो है वर्षा ऋतु आएगी या विंटर ऋतु आएगी तो बरोबर रोग अपना असली रूप दिखाएगा। फिर से अंदर दबा हुआ रोग होता है। आप जान रहे हो, कभी भी ऐसी जो है सप्रेसिव मेथड की दवाइयाँ न लें, ताकि वो रोग को अंदर प्रेस करके दबा के रखे, ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ तो ऋतु चक्र के साथ, ऋतुचर्या के साथ आपने अगर उस प्रकार से औषधियों का से मतलब घर के अंदर ही उपयोग व्यवस्थित किया, तो आपके शरीर में रोग दबे नहीं रहेंगे, आपकी प्रकृति सुधर के रहेगी साहब। अब विपरीतीकरण तो बात अलग है साहब, उल्टा ही चलना है, ऋतुओं से उल्टा चलना है तो बहुत गलती होगी। वर्षा ऋतु में देखिए, जैन धर्म के अंदर या दुनिया के अन्य हिंदू धर्म आदि में भी वर्षा ऋतु में ही ज्यादा तपस्या की जाती है। तपस्या करने का अधिकार बताया वर्षा ऋतु में, लेकिन लोग तप का नाम तो अलग से देंगे, लेकिन हैवी खाने का, आहार की तीव्रता का नाम बढ़ा देते हैं, तो फिर बीमारियां आएगी। ये बात भी निश्चित है, पाचन बंद पड़ जाएगा, तब आप क्या करोगे, ये परिस्थिति समझे कि होने वाली है। तो पहले इससे हमें सावधान होना है। अब हम समझ रहे हैं बरोबर ध्यान से, एक बार आपको ये पूरा चक्र समझ में आ गया। अब हम जरा
फिर बाद में डिटेल समझेंगे, जैसे आज वर्षा ऋतु के बारे में समझे, हमको कौन से आहार किस तरह से लेने हैं। अब जिस तरह से आहार हम लेंगे, हम अपनी तरह से, तो ये जो हमारा विषय है आप सबको समझ में आएगा और सबके उपयोग का है, बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे। जी जी हाँ जी, सर। स्मिता जी, जी आप सर, जो है यू हाँ, कैन थैंक टेक यू। द यस सर, क्वेश्चन आंसर जो है। श्योर। थैंक यू साहब जी। अ, प्रश्न में किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करिए, उनके, या मीना जी आप अपना प्रश्न पूछिए। Yeah. So what does the mukhwas help? The til and soft and all that. Yes, that mukhwas, it is also one type of the combination of the different things. What type of मुखवास you are taking? It should be as a medicine. ख्याल है, आपने अगर अजवाइन मिक्स किया है तो वो आपका मुखवास। अब घर के लिए 10 मुखवास बनने चाहिए। घर के अंदर आपके घर में what type of the person those who are using and those having what type of the trouble. The person having the cough quality, you can take the another type of mukhwas, you see. If the person is suffering from the gastric problem, indigestion problem, you must give the particular type of the mukhwas. It is also the combination of the 2, 3, 4, 5, these things, you see. So we can make that combination, and always we are knowing that after taking our food, then we are taking the mukhwas. Why we are taking that mukhwas? Just to digest, to help the digestion, you see. That is good for us. Thank you. But all the different type of, but the pitta prakriti having the acidic condition and they are taking the mukhwas of the vata prakriti, it will be totally wrong for him. And not only in the mukhwas, you should use everything in your vegetables and the dal and cereals, you see. If you can use, very good. Some of the people you might be knowing that घर के अंदर वो पूड़ी बनाते थे, शक्करपारा बनाते थे, किसी में अजवाइन डालते थे, किसी में क्या डाल, कोई राइस बनाते हैं तो जीरा राइस बना देते हैं। कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत सही था, ख्याल है कि नहीं। दाल में अंदर मेथी डालते थे, वो अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन अब सबने निकाल दिया। कढ़ी में भी मेथी नहीं चाहिए, दाल में भी नहीं चाहिए, कड़वी लगती है करके आप निकाल ही दोगे तो फिर नुकसान होगा ना। सो साहब जी, इन बोलिए। जनरल मुखवास सबके लिए लाभकारी है फॉर डाइजेशन हाँ, पर्पस। देरी जी कांति सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। आवाज कट गई जरा, क्या बोला? कांति क्या सर का, या या गो ये अहेड। जो मुखवास में सुआ भी होते हैं जिसको दिल कहते हैं, अमेरिका में दिल, DIL, सुआ भी होता है। सुआ जो होते हैं मुखवास में यूज करते हैं। ठीक है, आपने मुखवास का मीनिंग स्वाद किया है, लेकिन एक्चुअली मुखवास जो है वो मेडिसिन ही है, ख्याल है कि नहीं। अब ये कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर रहे भाई। आपने सुआ जीरा सौंफ धनिया अजवाइन वगैरह सबको मुखवास बोलते, ये आपने क्यों सब्जियों में दालों में सब में डाला है, तो वो मेडिसिन ही है, वो आपके प्रत्येक काम की चीजें हैं, समझे कि नहीं। अब उसी लेकिन को लेकर कॉम्बिनेशन जोड़ करके आप मुखवास बना लीजिए। जो दिल दिल करके एक सुआ को इंग्लिश में दिल, DILL कहते हैं। वो ग्रीन वेजिटेबल डेली लीव्स, जैसा आप है। डेली लीव्स बोल रहे हैं सर? उसका लीव्स आता है वो, हाँ जी। या उसका ड्राइड फॉर्म, यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइड फॉर्म ऑफ इट? नहीं, ड्राई फॉर्म तो सुआ होते हैं जो हाँ हाँ। निकलते हैं, उसका मुखवास बनाते हैं। लेकिन बहुत ग्रीन अच्छा है। होता है जब दिल, DILL, तो वो दिल की कई बार लोग सब्जी बना के पापड़ अपने रोटी में डालते हैं, तो वो भी कोई वात पित्त कफ में कहाँ हेल्प आता है। वो वात में ही काम आता है, खास करके वात नाशक ही गुण है उसका भी। सुआ ने अजमो ने जे आपने कहता था, तो वो उसका भी वात नाशक ही गुण है। ओके, मैंने थैंक कहा यू। उसके ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, ख्याल है कि नहीं, लेकिन अब जो है उनका उपयोग कैसे करना, ये बात।
जी जी। एक प्रश्न ये है साहब जी कि जो सेंधा नमक है उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये सही सेंधा नमक ओरिजिनल ऑथेंटिक है? ये बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है आज की तारीख में। तो अब जिसके पास हो मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी तरह से, और सैंपल ला करके बताऊंगा, तब आपको सबको भी ख्याल आएगा। नेक्स्ट टाइम मंगा लूंगा तो जी वो जी अलग अलग वस्तु हैं। अभी जी। दल सामने। महाराज पूछिए भाई, सर, पूछिए। हाँ, ये जो आपको दिखा रहे हैं, इधर रखो, इधर इधर। हाँ, हम्म। ये जो आपको दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं ओरिजिनल सेंधा नमक। आपको दिख रहा है ये? हाँ, और जी जी। स्लाइट हाँ, पिंक इन कलर, हाँ, पिंकिश। right. हाँ, Yes, pinkish. Not slight pinky, but sometimes it may be the dark pinkish also. This is the original stone from that Sindha, Sindhadesh. From it is already, now it is it in the Pakistan, you see. Now this is a raw form. You must wash it, this stone, you see, and this is water soluble. And then crush it and make the powder, that will be the original salt. And not only the salt, but having the so many type of properties inside, which can cure your all the air type of disease, वात रोगों की ये सबसे बड़ी दवाई है साहब। तो दिस इज द ओरिजिनल रॉक सॉल्ट। दैट्स महाराज ग्रेट। साहब, एक वीडियो आया है जिस वीडियो में ये बताया है कि एक हाँ, काला नमक भी कैसे बनाया जाता है राइट। राजस्थान। देखिए देखिए देखिए, ध्यान रखिए, एक बात इधर देखिए अलग से। वाइल यू आर मेकिंग दिस पाउडर, दोनों देखा, दोनों साथ में रखो। अब ये जो है इसी का पाउडर किया हुआ है, ये इसी को क्रश करके इसका पाउडर करके देखेंगे तो आपको वाइट फॉर्म में लगता है, बट स्टोन इज ऑलरेडी इन दिस टाइप ऑफ द पिंकिश कलर, यू सी दिस टाइप ऑफ स्टोन, एंड दिस इज द पाउडर फॉर्म ऑफ दिस। This is called the original Sindhava, having this type of property, and this is totally different thing. This is called as a black salt. This is black salt. This color and this color both are the, usko rakho. This color and this color, you see the difference between two. But the black salt, it is not in the mountain form. Black salt, it is not in the rock form, you see. It is the preparation with the salt and something medicine also. मेडिसिन इन द सेंस हरडे हैं, उसके साथ में ऐसी चीज़ों को मिट्टी के मटके में सॉल्ट को डालकर उसके साथ में भट्टी में पकाते हैं, तब जा कर के ब्लैक सॉल्ट बनता है। इट इज़ नॉट द रॉ फॉर्म, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स और द माइंस, यू सी, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। द मेकिंग प्रिपरेशन, द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट, बट दिस इज आल्सो गुड फॉर द वात प्रकृति। But the people, those who are not knowing it properly, you see, they are using sometime for test, you see. कांति पे खास करके जो पानी पूरी के अंदर या और किसी के अंदर, those who are using as for test, you see, या कोई जो है फ्रूट्स के साथ मिक्स करते हैं, फ्रूट सॉल्ट के साथ में लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, नो डाउट। बट गुणधर्म क्या है? जी गुणधर्म क्या है? आपको अगर मिल रहा है, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ, हियर इज द विरालम जैन तीर्थ आल्सो, यू कैन कॉन्टेक्ट, बट दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग, यू सी, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, बट इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। आपके जो एसिडिक कंडीशन है उसको पीएच लेवल अल्कलाइन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बोलिए एन के जी। जैन सब। हाँ जी एनके जी, आप अनम्यूट करें। भाई, पहले हम 15-20 साल पहले ये जो नमक है 5-5, 7-7 किलो का आता था ढगला, उसको मैं गौओं के गौशाला में डालते थे। हाँ, बहुत अच्छा है, उनको भी फायदा होता है। आखिर वो भी तो प्राणी है ना, उनके भी शरीर में वात पित्त कब पड़ता है, तो उनको भी क्षार चाहिए। तो उनकी गौशाला में यहाँ पर आज भी हम लोग डाल रहे हैं। हमें विरालम के अंदर वी आर रनिंग द गौशाला, देर आर द 500-600 काउज आर हियर। तो यहाँ पर आज भी जो 5-5 किलो के 10-10 किलो के बड़े बड़े स्टोन जो है, तो गाय जब घास चाटती है तो बाद में इसको चाट लेती है 5 मिनट, उसका लेवल बैठ जाता है, उसके भी शरीर में जो है वात पित्त कफ का प्रकोप होता है। आप देख रहे हैं कि वो भी सेटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की दवाई है।
आज अगर सभी लोग इस सेंधा नमक को यूज करने लग जाए तो ये थायराइड के प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम, ये तो वैसे ही नेचुरली जड़ मूल में से मिट जाएंगे आप, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। मैं तो आज बहुत ही दुखी इस बात से परेशान हूँ, लाइफ लॉन्ग तक लोग दवाइयाँ खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ये आश्चर्य है। And totally they are unknown with that medicine you see, which may cause for the cancer. आज आपने 25 साल पहले किसी ने सुना था क्या थायराइड का? नाम भी नहीं सुना था, कोई नहीं जानता था थायराइड क्या है। लेकिन अब लोगों को नमक भी तो इतना खाना है, इसका क्या करेंगे सर? बाजार की जो प्रिपरेशन आते हैं, पैक्ड फूड जो आते हैं, कंपनियों के प्रोसेस फूड जो आते हैं, वो ज़्यादा करके नमक डालकर, सोडियम भर करके उसके साथ में अदर प्रिजर्वेटिव एंड प्रिवेंटिव डालेंगे, तभी वो इतने लंबे टाइम तक टिकता है, नहीं तो कहाँ से टिकेगा। अब लोग इस कक्षा तक पहुँच गए, फ्रेश मैंगो नहीं खा रहे हैं और 12 महीने का मैंगो का जूस पैक्ड फूड में है, वो उनको खाना है। अब वो टिकेगा क्या भाई साहब? आज का रस निकाला हुआ कल नहीं टिकता है मैंगो का, और ये लोग 12 महीने से अभी बोलते हैं कि शुगर केन जूस, गन्ने का रस जो है पीवीसी की बैग में पैक करके बेच रहे हैं 12 महीने पहले का। अब कितने हाई केमिकल्स, हाई प्रिजर्वेटिव्स, प्रिवेंटिव डालेंगे तब जाकर के वो टिकेगा। वो कैंसर नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज मैक्सिमम चलन ये होता जा रहा है, हर चीज को पाउच में पैक करके आप भेजो, छोटे छोटे पाउच बना करके लोगों को खाने को दो। ये लोगों की मेंटालिटी बढ़ती जा रही है साहब, तकलीफ ये हो रही है। अब इसका क्या करना? तो बीमारियां तो बढ़ेगी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। सॉल्ट का परसेंटेज बहुत बढ़ा है, सोडियम और सॉल्ट के परसेंटेज इतना खाने के लिए बढ़ गया है कि बात ही मत पूछो। अभी तो ये हालत आ रही है कि बच्चों को जो है, यंगस्टर लोगों को ब्लड प्रेशर आ रहे हैं, ये तकलीफें बढ़ रही है। अब क्या बच्चे छोटी उम्र से पूरी जिंदगी भर तक ये गोलियां खाएंगे क्या? इसकी बजाय तो ये एक सॉल्ट हम इतना ले लें तो कितना बड़ा काम हो जाता है। जी साहब जी हमारे कुछ नए दर्शक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो ऑफ कोर्स मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे पहले के वीडियोस जो हैं, जो जैन फाउंडेशन के चैनल पे, उनको आप देखिए, तो आपको अपने प्रकृति और हाँ, सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और इसी तरह से क्वेश्चन ये भी है कि अल्टीमेटली कोई ऐसा तरीका मिले जिसको पहचान सके, अगर छोटे छोटे फॉर्म्स में नमक मिल रहा हो, इस तरह का क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगी कि आप प्लीज एक ऑर्गेनिक स्टोर में जाइए या ऑथेंटिक प्लेस पे जाइए जहाँ पे या आयुर्वेदिक जो आपके कोई डॉक्टर है लोकल, वो आपको रेफर कर रहे हो तो वहां जाइए, नहीं तो साहब जी ने बताया वीरालयम में भी है, तो आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और किसी को कोई प्रश्न है? आप हाँ, ऑल राइट, आई थिंक हाँ, एकांति सर ने एक क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछा था। हाँ, सो ये लिस्ट ऑफ, सो जैसे कि सर साहब जी आप बता रहे हैं, लिस्ट जो हमारे घरेलू लिस्ट हैं, जो हमारे उस तरह की, क्या हम एक लिस्ट ऑन आपके द्वारा मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं सर, जिससे हम अपना एग्जैक्ट अपना कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन जितनी हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग है प्रकृति की बना पाए, तो बहुत ये हेल्प होगा। उसके लिए मैं आपको अलग से कांटेक्ट भी कर लूंगी कक्षा के बाद सर। सो मीना मैम, आपका कोई प्रश्न है? जस्ट गो अहेड, Yeah, आस्क। yeah. So isn't sea salt better than pink salt? Yeah, there's Himalayan pink salt also available in the market, which is right now, it's like kind of they consider as rock salt. साहब जी, इसका सेंधा नमक का एग्जैक्ट इंग्लिश नेम रॉक सॉल्ट है या क्या है? ये भी एक प्रश्न It है। is rock, yes, it is rock salt, जी but I am making the clarification about that. In the Himalayan rock, you see, there is no such type of rock salt from the Himalaya. It is not coming at all. But if No, the company, you see, those who are making and then they are giving the label of then this is the Himalayan rock salt, it is not available, you see, not the right person. right. Because No, this is
This is already from the particular type of the mines. Not everywhere. You see. I told you that it is available also in the Iran, in Kazakhstan, not in Himalaya. In Himalaya, there are so many other herbal medicines are available, no doubt. But this type of rock, salt, it is not coming from the Himalaya. But the people, the companies, those who are giving the name of the Himalayan rock salt, you see, and they are making the money, you see. Only you must use this Sindha because already it is mentioned in all type of the Ayurvedic granthas. Right. I was talking about the sea salt, No, from the this is, ocean. sea salt is also very harmful because sea salt having not that type of property inside, which properties is already in this Sindha Namak salt mein, the rock salt mein, this property is not in another things. It is sea salt we are using, no doubt. But this, so see the something of the difference between sodium and the salt, both are the different thing. And nowadays the MSG, the monosodium glutamate, that is also artificial thing which is made by the Chinese company. You see Ajinomoto and other things. It is very harmful for body. This is the natural thing. No doubt it is also the stone, but it is the water soluble stone. तो अभी आई थिंक यहाँ पे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। हम मंगला हाँ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहनं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवले पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं पिता धर्मनाम वंदन।